नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं द इंडियन पल्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारी बात चल रही है बजट 2022 पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्री बजट एनालिसिस पर, और आज हमारे साथ इसी टॉक में जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से सीए शुभा गोयल जी, जो बजट के डिफरेंट एस्पेक्ट पर आपके साथ में चर्चा करेंगी। और आज हम उनके साथ में बैठकर बात करने वाले हैं कि बजट में उनकी क्या आशाएं हैं, बजट 2022 को लेकर के वो क्या सोचते हैं, और उनकी क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको लेकर के वो सरकार से चाहती हैं कि इस बजट में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो आज सबसे पहले तो हम मैडम का स्वागत करेंगे। मैडम, आप हमें बताइए कि ये जो बजट 2022 आने वाला है, जो 1 फरवरी को आ रहा है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो सैलरीड पर्सन है वो जितना कमाता है वो उतने पे सारे पे टैक्स दे देता है जी। उसको कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होते अगर वो न्यू रिजाइम में जाता है तो। नंबर सेकंड कि अगर वो एक बार न्यू रिजाइम में चला गया तो उसको न्यू रिजाइम में ही रहना है, वो ओल्ड रिजाइम में वापस नहीं जा सकता है। तो जो उसको मेडिकल के खर्चे होते हैं एटलीस्ट उसको वो अलाउ होने चाहिए ताकि वो ड्यूरिंग द ईयर जो भी अपने मेडिकल के एक्सपेंसेस करता है तो उसको वो एक्सपेंस मिल जाए। क्योंकि ये जो आज की सिचुएशन है, कोविड में इतने ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, उसकी फैमिली में अगर कोई बीमार हो गया कुछ हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अगर वो उसको नहीं मिलते हैं तो सारी इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ता है। तो एटलीस्ट उसको इस पे तो उसको डिडक्शन मिलनी ही चाहिए। तो सरकार को ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि ये जो कोविड के दौरान लोगों के खर्चे हो रहे हैं मेडिकल को लेकर के, और एक नया टैक्स रिजीम बनाया गया, तो उस टैक्स रिजीम में 80D के एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये एक कंसर्न रहा है मैडम का कि कैसे उन 80D के एक्सपेंसेस को अलाउ करना चाहिए न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत जी। उसके अलावा सरचार्ज को लेकर भी आप कुछ बता रहे थे। हाँ, सरचार्ज जो हायर टैक्स पेयर हैं उनका सरचार्ज जो है वो स्लैब रेट एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो हम सरचार्ज का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करके उसको जो 5% का गैप है उसको 5% का ना करके 2.5% या 3% पे लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो हायर टैक्स पेयर है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। तो सरचार्ज को लेकर भी एक कंसर्न है कि सरचार्ज को लेकर के जो टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरचार्ज को लेकर भी सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा। इस नए बजट में जो नई नीतियां बना रही है गवर्नमेंट, उनको लेकर के समझना पड़ेगा कि सरचार्ज को लेकर भी लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन ना बढ़े। इसके साथ साथ ही कुछ और चीज़ें हैं प्रिजम्पटिव इनकम को लेकर जिन पर हमारी बातें हुई मैडम के साथ में। तो प्रिजम्पटिव इनकम को लेकर भी मैडम का अपना एक कंसर्न है, तो उसके बारे में मैडम आप थोड़ा सा बताइए हमें। प्रिजम्पटिव इनकम में जो प्रोफेशनल है उसको 44 ADA के अंदर 50% पे टैक्स देना होता है अगर वो टैक्स ऑडिट नहीं करवाता है तो 50% का जो अगर हम रेट देखें तो वो बहुत ही हायर साइड है इन कंपैरिजन टू 44 AD में। 44 AD में अगर हम 92% के एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं तो 44 ADA में हम केवल 50% के एक्सपेंस क्यों अलाउ करते हैं। उसमें हम 50% की जगह 70 या 75% एक्सपेंस अलाउ कर दें और 25% या 30% पे अगर टैक्स एप्लीकेबल कर दें तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा टू प्रोफेशनल्स। तो कहने का मतलब आपका ये है कि क्योंकि प्रोफेशनल के भी अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, हाँ, उसके अपना ऑफिस मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, सैलरी देनी होती है, अपने और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो मतलब 50% मोटा मोटा इनकम पर जो ये टैक्स मानते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये 44 ADA को लेकर के जो एक इशू है कि 50% प्रोफेशनल की इनकम पर टैक्स जाएगा प्रिजम्पटिव बेसिस पर, तो उसको लेकर भी मैडम का कंसर्न है। तो सरकार को ये भी नोट करना होगा कि वहाँ पर भी जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसे घटा करके नीचे लेकर आए। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे लीव इनकैशमेंट को लेकर के भी मार्केट में बातें चल ही रही हैं। हाँ। तो लीव इनकैशमेंट को लेकर के मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो वहां पर वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो लीव इनकैशमेंट है, तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो लीव एनकैशमेंट हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो हमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहिए, क्योंकि जितना सर्विस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे रहा है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी उतनी ही सर्विस देता है, और जब वो रिटायरमेंट लेता है उसके बाद लीव एनकैशमेंट दोनों को सेम रेशियो में मिलता है एज पर देयर सर्विसेज। तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एग्जेम करा रहे हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टैक्सेबल करा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से पक्षपात हो गया जी। तो गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जो फैसिलिटी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं सेम फैसिलिटीज़ हमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी देनी चाहिए जी।
तो इस बात का भी कंसर्न है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के साथ में जो ये पार्शियलिटी होती है लीव इनकैशमेंट को लेकर के, वो कम से कम एटलीस्ट सरकार को वहाँ न्यूट्रल होना पड़ेगा, वहाँ पर एक समानता लानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि नॉन गवर्नमेंट एसएससी के लिए भी लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट हो जाए। इसके साथ साथ में मैडम एक कंसर्न और आता रहा है इंडस्ट्री का कि जो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, जबकि हमसे जब इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा लिया जाता है। हमसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो 3 सेक्शन के अंडर अलग अलग लिया जाता है, 234A, 234B और 234C, और सब में 1% पर मंथ लिया जाता है हमसे। लेकिन जब हमें रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमें सिर्फ 0.6% मिलता है पर मंथ, और वो भी सिर्फ 2 या 3 महीने का मिलता है। और अगर गवर्नमेंट आज की डेट में बात करती है कि हम प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर देंगे तो उस केस में तो हमें फिर रिफंड पे इंटरेस्ट ना के बराबर मिलेगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिफंड के ऊपर वो थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, जिससे जो टैक्स पेयर है अगर वो इंटरेस्ट देता है ड्यू टू लेट डिपॉजिट ऑफ टैक्स, तो अगर उसका रिफंड बन रहा है तो उस केस में उसको रिफंड इंटरेस्ट अच्छा मतलब हैवी अमाउंट में, हैवी अमाउंट क्या कि उसको 0.6 की जगह 1% कर दे या 0.75% कर दे, हाँ, उसको मतलब बढ़ा कुछ दिया जाए। इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, कुछ इंक्रीज होना चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो उस समय आपका इंटरेस्ट का एक रेट हायर होता है इनकम टैक्स के ऊपर, और जब आप लौटा करके वापस दे रहे हैं रिफंड के ऊपर तो उस समय आपका इंटरेस्ट का रेट काफी लो है। तो उस इंटरेस्ट रेट को लेकर भी एक मार्केट में कंसर्न है। तो उम्मीद है कि सरकार इस बात पर भी विचार करेगी इस आने वाले बजट में। इसके साथ साथ एक कंसर्न जो लेटेस्ट चलता रहा इस समय मार्केट में वो यही रहा कि पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की नई, जिस पर काफ़ी ह्यूज मात्रा में एक्सपेंडिचर भी हुए, लगभग 4,224 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर उस पर हुए, और वहाँ जो वो खर्चे किए गए उन खर्चों के बावजूद भी इनकम टैक्स की वेबसाइट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, और अब तक भी उसमें काफ़ी ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैडम थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि ये जो इनकम टैक्स की वेबसाइट काम कर रही है, क्या अभी ये प्रॉपरली सही काम करना शुरू कर दिया है इस वेबसाइट ने? नहीं, अभी भी साइट में बहुत सारे ग्लिचेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर हम ITR 1 की बात करते हैं तो ITR 1 फिर भी सिंप्लीफायर है पहले से, लेकिन अगर हम वहीं ITR 2 और ITR 3 की बात करते हैं तो वो अभी भी एसएससी या टैक्स पेयर जो है वो खुद से नहीं फाइल कर पाता है। जबकि गवर्नमेंट का कहना ये था ये जो हम न्यू इनकम टैक्स का पोर्टल लाएंगे उससे जो टैक्स पेयर है वो खुद से अपनी ITR फाइल कर पाएगा। ITR 1 में टैक्स पेयर अपनी ITR खुद फाइल कर सकता है, बट ITR 2 और 3 के केस में वो नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज की डेट में ट्रस्ट की रिटर्न्स अभी तक टैक्स ऑडिट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनका स्कीमा अभी रिलीज नहीं हुआ है। ऑनलाइन हम फाइल कर पा रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें लास्ट डेट्स को हमने जो भी रिटर्न फाइल करी उनकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं हुई, और जब उनको दोबारा फाइल करने के लिए देखा गया तो वो रिटर्न भी दोबारा नहीं फाइल कर पाए हम लोग। तो टैक्स पेयर ने सोचा कि रिटर्न फाइल हो गई, लेकिन जब 2-3 दिन बाद टैक्स पेयर ने दोबारा लॉगिन करके देखा तो पता चला कि उनकी तो रिटर्न फाइल ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको 1,000 या 5,000 वॉट एवर द केस उनको पेनल्टी पे करनी पड़ी। मतलब कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिले जहां पर शुरुआत में लगा प्राइमा फेसी के रिटर्न फाइल हो गई है, लेकिन उसके बाद भी रिटर्न फाइल नहीं हो पाई और उसकी वजह से टैक्स पेयर ने इंटरेस्ट पेनल्टी दी है। तो सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ मैं सरकार का ध्यान एक बात पर और लेकर जाऊंगा। इसी इनकम टैक्स पोर्टल में जब मैं मैडम के साथ बात कर रहा था तो अचानक दिमाग में आया भी कि इन्होंने पे लेटर का ऑप्शन बनाया है। जब हम रिटर्न भरने जाते हैं और किसी का टैक्स पेबल होता है तो उसमें पे लेटर का एक ऑप्शन उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप पे लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि MCA वगैरह में दिया जाता है पे लेटर में। तो यहाँ पर कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया है, बल्कि रिटर्न फाइल हो जाएगी और डिमांड निकल कर आएगी। तो फिर पे लेटर का मतलब क्या बनता है? तो आपको कम से कम उस पे लेटर की फंक्शनैलिटी को सही ढंग से करना चाहिए। उसमें एक डेट हमारे पास आनी चाहिए कि उस जैसे MCA के पोर्टल पे है कि इस डेट तक आपको ये चालान डिपॉजिट करना है, अदरवाइज वो आपका चालान कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी। तो टैक्स पेयर को अगर पे लेटर का ऑप्शन आया है तो टैक्स पेयर को उतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना टैक्स पे कर सके। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए पोर्टल में भी इनकॉर्पोरेट होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नए बजट
बजट को लेकर के जो चीजें हमने मैडम के साथ डिस्कस की, वो बातें भी अगर नए बजट में आ जाएं तो लोगों को किसी हद तक राहत मिलने वाली है इस पैंडेमिक के दौर में। तो जैसा कि हमारी बातें चल रही थी मैडम के साथ में, मैडम गाजियाबाद में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है शुभा गोयल जी, और इनसे बातें करके इनके इवैल्यूएबल इनपुट्स हमने लिए हैं और उम्मीद करते हैं सरकार हमारी इन बातों को कंसीडर कर रही और आने वाले बजट में इनकॉर्पोरेट करेगी। तो ऐसे ही टैक्स बुलेटिन में हम और भी एक्सपर्ट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू।